नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि परिक्रमा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि परिक्रमा में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र के बारे में, कैसे क्षेत्र का विकास और विस्तार हो रहा है और इसके लिए अलग अलग सेगमेंट हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमारे कृषि गतिविधि सेगमेंट में क्या कुछ खास चल रहा है इस क्षेत्र में। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। ये कानून मंडी में सुधार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून से जुड़े हैं। इस कानून से खेती किसानी एवं किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब किसान अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में मंडी के अंदर या बाहर कहीं भी बेच सकता है। जो ये तीनों कानून आए हैं उसमें एक एक करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। जो पहला कानून है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का जो किसान की उपज का है उसको खोला गया, उसकी बंदिशें हटाई गई हैं। किसान अब नए कानून को आने के बाद मंडी में भी अपनी उपज बेच सकता है अगर मंडी में उसको अच्छा मूल्य मिले, पर मंडी के बाहर भी किसी वेयर हाउस से, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री के ऊपर, किसी अन्य राज्य के व्यापारी को जो बहुत अच्छा मूल्य दे रहा हो, या ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, इन सभी वैकल्पिक संस्थाओं में, वैकल्पिक व्यवस्थाओं में भी अपनी उपज को बेच पाएगा। जिसका अर्थ है कि जो पहले उसको सुविधा उपलब्ध थी, मंडी की सुविधा, एमएसपी पर बेचने की सुविधा, वो तो है ही, उसके अलावा अन्य विकल्प खुलने से अगर उसको अच्छा मूल्य किसी अन्य विकल्प से मिलता है तो वो मूल्य को ले पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में अपनी उपज को बेच पाएगा। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कृषि साहित्यिक गतिविधि खंड, जिसमें लगातार आपको हम बताते हैं कृषि साहित्य के बारे में। आज भी एक ऐसी ही पुस्तक के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं जो कि हमारी खेती से जुड़ी हुई है। क्या इस महत्वपूर्ण पुस्तक में है, आइए देखें। तो पुस्तक समीक्षा में आज हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री विवेक चौहान जी। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आज की जो हमारी मासिक पत्रिका है उसका नाम है फल फूल, जिसमें हम खास तौर से बात करने वाले हैं औषधीय पौधों के बारे में। तो आइए रुक कर लेते हैं विवेक जी का। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये जो मासिक पत्रिका है इसके लेखक कौन है, और फिर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जी, फल फूल हमारे जो एक द्विमासिक पत्रिका है जो वैज्ञानिक बागबानी की जो बहुत ही एक लोकप्रिय पत्रिका है। तो इस पत्रिका में हमने, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, तो औषधीय पौधे जो कि जैसे हम सुनते आ रहे हैं, इम्यूनिटी ऐसा टर्म आप हर जगह सुन रहे हैं, तो इम्यूनिटी जो बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उन सब में जो हमारे औषधीय पौधे ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस सोच के साथ हमने एक औषधीय पौधों पर इस पत्रिका के इस विशेषांक में हमने जानकारी देने की कोशिश की है, विस्तृत जानकारी देने की कोशिश की है। और इस पत्रिका में हमने जो लेख संयोजित किए हैं या जो आमंत्रित किए हैं वो हमारे बागवानी क्षेत्र में जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थान हैं, वहाँ पे हमारे जो शोधकर्ता हैं या जो हमारे वैज्ञानिक इनसे जुड़े हुए शोधों में लगे हुए हैं, उनके द्वारा लिखे गए लेख हमने इस पत्रिका में संकलन किए हैं। और अब मैं जानना चाहूंगी इस पत्रिका के बारे में विस्तार से कि इसमें कौन कौन से जो औषधीय पौधे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। क्या आप इस पत्रिका को दिखा सकते हैं? हमारे जो किसान भाई बहन इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर वे देखेंगे इस पत्रिका को तब ज्यादा अच्छे से और भी समझ पाएंगे कि कौन कौन से फल फूलों के बारे में इसमें या औषधीय पौधों के बारे में इसमें जानकारी दे रही है। जी, जैसा कि ये हमारा अभी बिल्कुल रिसेंट का विशेषांक है, नवंबर दिसंबर जो हमारी पत्रिका है उसका, और इसमें हमने, जैसे कि आप कवर पेज से देखा जा सकता है, औषधीय पौधों पर विशेष जानकारी, जैसा ये कवर पेज कहता है, देने की कोशिश की है। तो इसमें जो हमने औषधीय पौधे कवर किए हैं वो हैं अश्वगंधा, मुलेठी, तुलसी, कालमेघ और करी पत्ता। ऐसे विभिन्न जो हमारे औषधीय पौधे हैं उनके बारे में हमने जानकारी देने की कोशिश की है। तो उनके बारे में विस्तृत जानकारी का से मेरे कहने का मतलब है कि उनकी खेती कैसे करनी, खेती करने में भी विभिन्न जो बिंदु होते हैं, जैसे कि आपको किस तरह की मिट्टी या मृदा का चयन करना चाहिए, कौन सा पौधे के लिए कौन सी मिट्टी सही है, आपको किस बीज दर में कितने एरिया के लिए कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी, बीज के बाद आपको बीज का रोपण कैसे करना है, रोपण से पहले आपको बीज को उपचार करना है ताकि उसमें कोई रोग हो तो वो आपको जाके आके पौधे में ना पनप सके, उसके बाद आपको सिंचाई
सिंचाई कब कब और कितनी कितनी मात्रा में करनी है, कौन से उर्वरकों का इस्तेमाल करना है। उर्वरक के बाद आपको सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये औषधीय पौधे हैं, तो इनमें जो कीट प्रबंधन या फिर जो रोगों का प्रबंधन के लिए, जैसे कि आमतौर पे हम जो हमारी दूसरी फसलें होती हैं उनमें जो रासायनिक केमिकलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो रासायनिक, क्योंकि ये औषधीय पौधे हैं और ये हमारे मानव के जो है आहार के लिए भी इस्तेमाल होते हैं या जो हमारी मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, तो रासायनिक जो केमिकलों का इस्तेमाल इसमें हम रिकमेंडेड नहीं होता है। तो उसके लिए किस तरह से रासायनिक केमिकलों की जगह हम जो जीव एजेंट हैं या जैविक हमारे पास जो रोगात्मक जो लड़ने के एजेंट हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा, उनको कैसे इस्तेमाल करना है। और बाकी जो हमारी है कि औषधीय पौधों का खास तौर पर किन किन रोगों जो इनमें पनपते हैं उनको कैसे पहचानना है और उनका किस तरह से हम निदान कर सकते हैं। तो हमने 8-10 विशेष औषधीय पौधे जो हमारे प्रचलित हैं, अश्वगंधा, मुलेठी, कड़ी पत्ता, इन सब के बारे में जानकारी इसमें विस्तृत रूप से दी है। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, अभी आपने इस पत्रिका को देखा भी है कि ये दिखने में किस तरह की है, और जैसे कि यहाँ पर विवेक जी ने बताया भी कि इसमें विस्तार से कई तरह के औषधीय पौधे हैं जिनके बारे में जानकारी दे रखी है कि किस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं, कैसे आप रोगों और कीटों के प्रकोप से इसे बचा सकते हैं, कौन से समय पर आपने इन औषधीय पौधों में सिंचाई करनी है, और ये तमाम विस्तृत जानकारियां आपको इस पत्रिका जिसका नाम है फल फूल, और इसमें आपको मिल जाएंगी औषधीय पौधों के संबंध में। विवेक जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस पत्रिका का मूल्य कितना है? जी, इस पत्रिका, क्योंकि ये 2 मासिक पत्रिका है, तो इस पत्रिका का मूल्य 30 रुपए है, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल जो है मूल्य है, जिसे हमारे कोई भी पाठक या किसान भाई खरीद सकते हैं। और यदि वो हमारे इस पत्रिका का वार्षिक ग्राहक बनना चाहते हैं तो ये 300 रुपए में इसके आप वार्षिक ग्राहक बन सकते हैं। जी, तो यहाँ तो हमें मूल्य पता चल गया, लेकिन इसको खरीद कहाँ से सकते हैं? क्या डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए क्या ICAR आकर खरीदना होगा, या इसे ऑनलाइन कहीं पढ़ा जा सकता है, या फिर क्या इसे मंगवाया जा सकता है? जी, डिस्टेंसिंग का जैसे आपने कहा कि क्योंकि ये कोरोना काल है, तो डिस्टेंसिंग का बिल्कुल हमने उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो ऑल्टरनेट चैनल्स हैं उसके द्वारा भी हमारे पाठक ये पत्रिका मंगा सकें, उसका हमने व्यवस्था की है। एक तो हमारा प्रकाशन बिक्री केंद्र है जहां से वो स्वयं आकर हाथों हाथ इस पत्रिका को ले सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है या फिर दूर दराज में कहीं आप रहते हैं या कोरोना की वजह से नहीं आ सकते हैं, तो आप हमारे ईमेल जो कि जिसका पता है bmicar@icar.org.in पर ईमेल करके इस पत्रिका को मंगाने के लिए अपना इंटरेस्ट जाहिर कर सकते हैं और अपना पता दे सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल की भी फैसिलिटी नहीं है या आप उसके पास सुविधा नहीं है, तो आप हमारे डाक के थ्रू हमें पत्र लिखकर हमारे व्यवसाय प्रबंधक को, कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, नई दिल्ली 12, उनको पत्र लिखकर इस पत्रिका को मंगवाने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर और रहेगा कि ये कितनी भाषाओं में है, क्या इसके बारे में आप कोई जानकारी दे पाएंगे? जी, ये हमारी ये पत्रिका है, ये पूर्ण रूप से हिंदी में ही प्रकाशित होती है। हमारी हिंदी में प्रकाशित होने वाली एक बहुत ही प्रचलित मैगजीन है, सिर्फ इसी भाषा में हम इसको प्रकाशित करते हैं। जी, तो विवेक जी, आपने इस पत्रिका के संबंध में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां और इतनी अच्छी जानकारियां विस्तार से दी, और आपने अपना इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि परिक्रमा में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट, जिसका नाम है कृषि शिक्षा। किस तरीके से कृषि शिक्षा में अगर देखा जाए, इसका नया स्वरूप जो है हमारे सामने आ रहा है, किस तरीके से इसका भी विकास हो रहा है और एक बदलता स्वरूप हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। इस पर चर्चा की हमने, क्या कुछ महत्वपूर्ण है देखते हैं इस बारे में। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि शिक्षा खंड में हम ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए आइए रुख करते हैं डॉक्टर राजवीर सिंह नागर जी का। डॉक्टर नागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कृषि शिक्षा के बारे में, तो इसके संबंध में मैं चाहूँगी कि आप तमाम जानकारियाँ खासकर उन युवाओं के लिए दें जो कि कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो कि कृषि शिक्षा अभी प्राप्त कर रहे हैं। तो डॉक्टर राजवीर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नौकरी की तलाश में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे युवा हैं वो शहरों की तरफ अब जो है वो पलायन कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें गांव के अंदर ही कोई व्यवसाय मिल जाए तो वे अपने गांव में भी रह सकते हैं, साथ ही साथ खुद तो बढ़ेंगे लेकिन जो साथ में जो हमारे किसान हैं उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो कृषि शिक्षा प्राप्त करके न केवल नौकरी करना, लेकिन व्यवसाय के अंदर अगर जाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अगर करना चाहते हैं, तो वे कैसे कर सकते हैं, कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको बहुत सारे जो उनका फोर्थ ईयर है उसमें बहुत सारी चीज़ों का उनको एक्सपोजर है। वो किसान के यहाँ रह कर के किसान की स्थितियों में किसान कैसे खेती करता है उसको सीख सकते हैं, उसके सामने किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं उनको वो रिजॉल्व कर सकते हैं, किसान को बेहतर वे में गाइड कर सकते हैं उसके लिए। जो दूसरा जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसमें क्या है कि जो छात्र है उसको किसी ग्रीन हाउस में जाके मान लीजिए वो सब्जी उगाता है, तो सब्जी जो उगाएगा उसके बाद में जो उसको बेच के जो पैसा उसका आएगा उसको अपने पास रख सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है ये देखने के लिए कि हम किस तरह से अर्निंग वाइल लर्निंग वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे लाया गया है। तीसरे उनकी टैगिंग है इंडस्ट्री के साथ में, जो तो इंडस्ट्रियल प्लांट में किस तरह से काम होता है, किस तरह से उद्यम को विकसित किया जाता है और उसके बेस पे वो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट ले डाउन कर सकते हैं, वो उसको अपना एक नया उद्यम बना सकते हैं और बजाय रोज़गार खोजने के वो रोज़गार खुद भी रोज़गार पा सकते हैं और दूसरों को भी रोज़गार दे सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट रेडी वाले जो कंपोनेंट है जो शिक्षा में डाले गए हैं उसकी वजह से कृषि शिक्षा में बहुत ज़्यादा गुणात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। दूसरा ये है कि जो कृषि शिक्षा में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा है। आजकल हम करीब 45,000 छात्रों को प्रति वर्ष यूजी लेवल पे, पीजी लेवल पे, पीएचडी लेवल पे मतलब इन टोटल वो उनको एडमिट करते हैं और उनको तरह तरह की फैसिलिटीज़ हम देते हैं। उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ एग्री स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो साल में एक बार होती हैं, जहाँ तमाम 74 जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स आके मिलते हैं, उनकी जो कंपोजिट कल्चर है उसमें एक्सचेंज होता है, एक दूसरे से मिलते हैं तो बातचीत करते हैं। दूसरे यूजी लेवल पे ही उनको फॉरेन एक्सपोजर है, वो विदेशों में जा सकते हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है इसको वो जान सकते हैं और एक बेहतर वे में जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी है उसको आत्मसात कर सकते हैं जी, ताकि वो भविष्य की किसी भी तरह की चुनौती हो, चाहे वो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड हो, चाहे वो प्रदूषण बढ़ रहा है उससे रिलेटेड हो, चाहे वो हमने बहुत ज़्यादा जो अपने खान पान की चीज़ों को जहरीला बना लिया है उनको ठीक करने के लिए जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी तरफ उनका रुझान हो। तो इन सब में तमाम तरह की जो वो हैं अपॉर्चुनिटीज उनके सामने है। बिल्कुल। रहने की व्यवस्था के बारे में भी कई जो हमारे युवा हैं वो सोचते हैं, जब वो शहर आते हैं तो वही सोचते हैं कि इतना पैसा नहीं है, रहेंगे कहाँ। तो क्या किसी तरीके की हॉस्टल की जो सर्विसेज हैं वो भी क्या उनको प्रोवाइड की जाती हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमारी इस कृषि शिक्षा में जो हमारे गत वर्ष जो इम्तिहान लिया गया था उसमें 50% लड़कियां जो हैं वो आई उसमें जो, और हमारी जो आईसीआर है उसने पहले से ही हर यूनिवर्सिटी में एक गर्ल्स हॉस्टल मैंडेटरी है उनके रहने के लिए। मोस्टली जो कैंपस है वो एक जगह ही होता है, तो वहाँ सारा गर्ल्स के लिए भी जो ना एक अलग से हॉस्टल बनाया गया है।
दूसरा जो अच्छी बात है वो ये है कि 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो गांव देहात के बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, उनको कृषि के से वो पहले से भी वाकिफ़ हैं, लेकिन जो नया ज्ञान है, चूँकि आज आप देख रहे हैं आप अनुभव आधारित कृषि नहीं रह गई है, कृषि जो है वो ज्ञान आधारित है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कृषि है जो, तो जो नई तकनीकी है वो इसमें मददगार है। उदाहरण के तौर पे पिछले दिनों आपने देखा होगा पराली का इतना तमाशा था, तो एक पूसा ने डिकम्पोजर निकाला, वो डिकम्पोजर जो है उसको बनाने से लेके और उसको खाद बनाने तक में टोटल 1-1.25 महीने में वो सारा उसको खाद में तब्दील कर देता है और एक बढ़िया ह्यूमस वाला जो खाद है वो ज़मीन के लिए अवेलेबल हो जाता है और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो ही हमें आगे विकसित कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि हमारी जो खाद्यान्न की जो पोषण की ये नीड बराबर रहेंगी, कारण कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे संसाधन श्रिंक हो रहे हैं, तो हमें कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन लेने की आवश्यकता होगी और उसके लिए हमें इनसे धार टेक्नोलॉजीज़ के पर ही डिपेंड करना होगा, इनको ठीक से कनेक्ट करना होगा हमें, ताकि हम अच्छा उत्पादन ले सकें, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन ले सकें, हम खुद भी स्वस्थ रह सकें और हमारी जो ज़मीन है उसको भी स्वस्थ रख सकें। बिल्कुल, ये तो बात हुई खेती की, लेकिन पशुपालन के क्षेत्र में जो हमारे युवा आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आप क्या जानकारी देंगे, कैसे पशुपालन के क्षेत्र में वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? जी, पशुपालन जो है वो बहुत ही रेन्यूमरेटिव फील्ड है। आप देखिए कि वैसे भी किसान जो है ना, किसी को आप पशुपालन से अलग करके देख ही नहीं सकते। जो आप किसान के यहाँ देखा होगा, अगर उस पर खेत भी है तो उसके साथ में 2 गाय 2 भैंस कुछ होंगी ऐसे जो, तो उसका क्या है कि जो रोज़मर्रा का खर्चा है दूध से निकलता है। कृषि तो ये है कि आपने फसल लगाई 6 महीने में कोई रिटर्न उसका आता है, लेकिन उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरत पशुपालन से पूरी होती है। तो ये जो प्रोडक्शन का क्षेत्र है, मिल्क का है, जैसे डेयरी वाला जो सेक्टर है, उसमें क्या है कि बहुत सारे उत्पाद आप बना सकते हैं। पहले क्या था कि ठीक है, किसान क्या करता है, दूध लिया, निकाला और दूध अपने बाहर दे आया, जो वो हलवाई फिर आगे उसको प्रोसेस करता था। आजकल क्या है, आप NDRI में एक छोटी वो ट्रेनिंग देते हैं जिसमें आप दूध से आइसक्रीम कैसे बनाते हैं, दूध से आप जो है जो गुलाब जामुन है वो कैसे बनाते हैं, दूध से आप दूसरी तरह की मिठाइयाँ किस तरह बनाते हैं, दूध से आप उत्कृष्ट किस्म का पनीर कैसे बनाते हैं। और इनकी लाइफ थोड़ी कम होती है, लेकिन जो चीज़ है उसका आप लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो दूध से चीज़ कैसे बनाया जाता है ये भी वो सिखाते हैं। तो इस तरह से जो उसके प्रोसेस्ड आइटम्स है, फिनिश्ड गुड्स है, उनसे आपको लाभ होगा, वो आपको बेहतर मुनाफा देंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर नागर, आपने इतनी महत्वपूर्ण और इतनी अच्छी जानकारियां जो है वो हमारे युवा किसानों तक पहुंचाने के आपने ये जो प्रयास किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आइए अब कृषि परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सांस्कृतिक झलक में आज सिक्किम की जनजाति शेरपा महायान बौद्ध धर्मी जाति है, जो संगीत प्रेमी भी है। इनका प्रत्येक गीत और संगीत भी हाथों और पैरों की ताल से संबंधित होता है। विवाह संस्कार में तो नृत्य संगीत प्रधान है ही, साथ ही इनके माध्यम से यह जाति चारों दिशाओं में रहने वाले देवी देवताओं और संरक्षक देव से अपने समाज और विश्व शांति हेतु कामना करती है।
तो आज के लिए कृषि परिक्रमा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।